जहानाबाद के गांधी मैदान में स्थित हम पार्टी के नवनिर्मित जिला कार्यालय का आज बिहार सरकार के लघु सिंचाई मंत्री संतोष कुमार सुमन ने भव्य उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह के बाद पत्रकारों से बातचीत में मंत्री ने कहा कि जिले में संगठन को मजबूत करने और जनता से सीधे संवाद स्थापित करने के लिए कार्यालय की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अब कार्यकर्ता और आम लोग अपनी समस्याओं व सुझावों के लिए एक ठोस मंच पा सकेंगे। मंत्री संतोष कुमार सुमन ने विपक्षी दलों पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पुनः अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी ये मंशा हम कभी पूरी नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने जब महागठबंधन को मजबूत किया तभी विपक्षी नेता दो बार उप मुख्यमंत्री बने। अब फिर से सत्ता का सपना देख रहे हैं, लेकिन एनडीए पूरी तरह एकजुट है और इस बार उनका सपना चकनाचूर होगा। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी पर उन्होंने कहा कि एनडीए 2025 में 225 से ज्यादा सीटें जीतकर एक प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनेगी। उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि घबराहट में विपक्षी दल अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। जब मुख्यमंत्री उनके साथ थे तब सब कुछ ठीक था। अब एनडीए में आने के बाद तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, उन्हें तंज कसा जा रहा है। वहीं पहलगाम आतंकी हमले पर उन्होंने कहा कि धर्म और जाति के नाम पर हत्या अत्यंत निंदनीय है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठा रहे हैं और भारत की ओर बुरी नजर से देखने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। अब देखिए, मैं क्या कहूं, लेकिन अभी भी उन लोग इस चक्कर में है कि माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे पाले में आ जाए। उनको रात दिन सपना आता है कि हम कैसे डिप्टी सीएम बन जाए। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 2 बार उनको ऑक्सीजन देने का काम किया। जो विपक्ष खत्म हो चुका था, सफाया हो चुका था, वो पहचान दिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उनको जाकर के डिप्टी सीएम बनाने का काम किए और उन्हीं से शक्ति मिली और उसी शक्ति से आज हल्ला कर रहे हैं और उन्हीं के ऊपर अपेक्ष लगा रहे हैं। जब आपके साथ हैं तो वो ठीक थे और इधर आ गए तो खराब हो गए, ऐसा बात नहीं चलता है। आज भी इस चक्कर में हैं, आज भी चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी उनके साथ रहें, लेकिन ये सपना मुंगरी लाल के हसीन सपने के बराबर है। अब कुछ नहीं होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर मंचों पर बोला है और हम जानते हैं कि एनडीए बिहार में एकदम इंटैक्ट है, एक है और 2025 के चुनाव में हम बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हर एक नेता के स्तर से नहीं, ग्राउंड स्तर पर, कार्यकर्ता के स्तर पर, गांव के स्तर पर, विधानसभा के स्तर पर और राज्य स्तर पर हम सब एक हैं। और वो जो एकता हमारी जो चट्टानी एकता है, उसको देख करके विपक्ष घबरा गया है और एक घबराहट में उलझ जुलझ की बातें कर रहे हैं। कभी हम पर अपेक्ष लगा रहे हैं, कभी मुख्यमंत्री जी पर लगा रहे हैं, कभी किसी पर लगा रहे हैं। तो ये सब करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता एकजुट है, जनता एनडीए के साथ है और जनता जानती है कि हमारा राज्य का भविष्य हो, चाहे इस देश का भविष्य हो, किसके साथ है, कौन सक्षम है जो राज्य को चला सकते हैं, राज्य को विकास कर सकते हैं और जनता उनके साथ विश्वास के साथ खड़ा है। उसी विश्वास के बल पर हम कहते हैं कि एनडीए की आने वाला 25 चुनाव में 225 सीटों से ज़्यादा बहुमत से हम सरकार बनाएंगे। इस बार हम पार्टी कितने सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ेगी? देखिए, अभी इसकी कोई गणना हम नहीं हुई है और इसके बारे में कोई ऑफिशियल हम बता भी नहीं सकते। इसलिए नहीं बता सकते हैं कि गठबंधन ने अभी तय नहीं किया है कि कौन कितने सीटों पर लड़ेगा। इस तरह की बातें अभी शुरू नहीं हुई है और जब तक कोई बात नहीं होता है, उसका पुख्ता प्रमाण नहीं होता है, जब तक गठबंधन के सभी साथी लोग सहमत नहीं होते हैं, इस तरह की बात करने से एक अफवाह होता है और गठबंधन धर्म का हम समझते हैं खिलाफ है और मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, जो विपक्षियों को हवा मिलता है बोलने के लिए। तो सही समय पर, सही जगह पर आप सबको सूचित कर देंगे। इतना ही आपको हम कहेंगे कि एनडीए इंटैक्ट है और एनडीए में जितने भी दल हैं सबके सम्मान के साथ सबका गठबंधन होगा और सब सम्मानजनक तरीके से लड़ेंगे और सब 243 पर तैयारी कर रहे हैं और 243 पर एनडीए का उम्मीदवार होगा और हम हर उम्मीदवार नीतीश कुमार जी होंगे और नीतीश कुमार जी के रूप में सब उम्मीदवार लड़ेगा और उनको हम पुनः मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग लड़ेंगे। तो कितना सीट, क्या सीट, जिसके पास अच्छा उम्मीदवार होगा वो सीट लड़ेगा और निश्चिंत रहिए कि सबका सम्मान रहेगा और सब आपसी तालमेल के साथ चुनाव। खुले मन से बोल रहे कि इस बार 35-40 सीटों पर लड़ेंगे। देखिए, मांझी जी का कहना है कि हमारे कार्यकर्ता ऐसा बोलते हैं। कहीं पर मीटिंग में निश्चित तौर पर
हर पार्टी के कार्यकर्ता है, एक हमारी पार्टी नहीं। अगर आप किसी पार्टी को ले, किसी भी पार्टी को, इस डेमोक्रेटिक सिस्टम, एक आदमी देखिए बगल में कह रहे हैं कि हम 60 सीट पर लड़ेंगे और डिप्टी सीएम भी बनेंगे। मांझी जी तो कभी ऐसा नहीं कहा है। मांझी जी ने कहा कि जब हम जाते हैं तो कार्यकर्ताओं का एक मांग रहता है और कहीं कार्यकर्ता बोलते हैं, उनको बोलना जायज वाजिब है और जायज़ भी है। इसलिए कि मान लीजिए कि हमारे यहाँ कोई हमारे कार्यकर्ता हैं, एक उदाहरण के तौर पर हम कहते हैं कि आदरणीय पंकज शर्मा जी, चुन्नू शर्मा जी और भी लगे हुए हैं, मनीष शर्मा जी भी हो सकते हैं, लेकिन और भी हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर 2 4 5 और हैं, सबका नाम लेना मैं सही नहीं समझता हूँ। तो सबको इच्छा रहती है कि मैं चुनाव लड़ूँ और उनका इच्छा वाजिब है और उनका मेहनत करते हैं तो सोचना भी उनको सही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये कहने लगें कि सब सीट पर हम ही लड़ेंगे। हाँ, हम कह सकते हैं कि मेरे कार्यकर्ता यहाँ मजबूत हैं और ये सीट भी हम लड़ेंगे तो हम जीत सकते हैं। मांझी जी उसी कंटेस्ट में बोलते हैं कि हम और जनता से आह्वान करते हैं कि आप इतनी शक्ति हमको दो कि हम इतना सीट पर जीत सकें। चाहे कम से कम इतने सीट पर जीतोगे तो आपकी आवाज़ को और प्रमुखता से हम रख सकते हैं और आपकी आवाज़ को पूरा मुखर होकर हम रख सकते हैं। और आपको जितना हम मेहनत कर रहे हैं आपके पीछे, हम और ताकत के साथ आपकी बातों को रख सकते हैं। मांझी जी का सिर्फ इतना ही कहना है। बाकी गठबंधन में इसी तरह के कोई खींचातानी नहीं है। वो माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान करते हैं और हम समझते हैं कि अपनी बात को रखना वो अपनी जगह जायज़ है। लेकिन एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं इतना ही कहूँगा कि एक आधिकारिक बयान हम अभी कुछ नहीं दे सकते हैं जब तक गठबंधन का स्वरूप तय नहीं हो जाए। ये सुरक्षा में चूक की बात बोले, वही केंद्रीय मंत्री का भी बयान आया है कि सुरक्षा में चूक हुई है। देखिए, ये हमारी अस्मिता का सवाल है, ये देश का सवाल है, एक भारत, अखंड भारत का सवाल है। और जब पूरे देश की बात आती है तो सब इस देश में रहने वाले हैं, कोई पक्ष विपक्ष नहीं होता, हम सब भारतीय हैं। और हम समझते हैं कि कोई भी पार्टी, पक्ष हो विपक्ष हो, हमें देश के साथ खड़ा होना चाहिए। हमें अभी सरकार ने क्या किया नहीं किया इस पर नहीं रह करके हमें सेना को आत्मबल को बढ़ाना है। सैन्य शक्ति कैसे और मजबूत हो, कैसे हम उनका बदला ले सकें। हमारे जो जिनको धर्म के नाम पर धर्म पूछ करके आतंकियों ने जिन मौत के घाट उतारा है, उनके प्रति हम सबको संवेदना है, उनके परिवार के प्रति। और उनके बच्चे जिस तरह से रो रहे थे, तो ये पूरे देश के अस्मिता का सवाल है। पूरे देश के लिए काला दिन था वो। हम उसको कैसे बदला लें, कैसे उसको हम कार्रवाई करें कि आने वाले दिनों में इस तरह की हिमाकत कोई नहीं कर सके, कोई देश जो हमारे पड़ोसी देश हैं। इसके लिए हम सबको एकजुट होना चाहिए और इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी। देश की अस्मिता की बात होता है तो कोई पक्ष विपक्ष नहीं होता। जो साथी इस तरह की बात कर रहे हैं, खासकर विपक्ष के लोग, तो उनको मैं ही नसीहत देना चाहता हूँ, कम से कम यहाँ तो चुप रहिए। ये आपका, आपके सम्मान की बात है, जिसके लिए आप काम करते हैं उनके सम्मान की बात है। यहाँ हमको एकजुटता दिखानी चाहिए। हम सब सरकार के साथ हैं और हम समझते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक कड़ा फैसला लिया है, कड़ा संदेश दिया है। और आप देख रहे हैं कि क्रॉस बॉर्डर किस तरह की एक्टिविटी हो रही है और हम दुनिया को भी दिखा रहे हैं और अपने पड़ोसियों को भी दिखा रहे हैं कि भारत सक्षम है हर तरह की कार्रवाई करने के लिए। कोई इस पर नज़र उठाएगा तो निश्चित तौर पर हम उनकी आँख निकालने की क्षमता रखते हैं। सुरक्षा में चूक हुई है, इस बात को मानता हूं। देखिए, ये इंटेलिजेंस का मामला है, ये होम मिनिस्ट्री का मामला है और इसमें जांच चल रहा है। भारत की जितनी एजेंसियां हैं जो इस तरह की जांच करती हैं, इंटेलिजेंस हो, रॉ हो, चाहे एनआईए हो, और उस जांच में हर्षी निकल के आएगा क्या क्या मामला। इस पर हम लोग अपनी टिप्पणी दें, हम समझते हैं कि अच्छी बात नहीं है। क्योंकि माननीय गृह मंत्री वहाँ जाके, माननीय डिफेंस मंत्री जी वहाँ जा करके, सेना प्रमुख वहाँ जा करके सब काम कर रहे हैं, वो सक्षम है, उनको करने दीजिए। ऐसी कोई बात आएगी तो देश के सामने आएगा, आपके सामने भी आएगा। इसलिए हम उस पर टिप्पणी दें, मुझे अच्छा नहीं लगता। हम पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ये बहुत ही खुशी का अवसर है। आज ये बहुत दिनों से पार्टी कार्यकर्ता ये मांग कर रहे थे कि पार्टी का एक कार्यालय यहाँ स्थापित हो। दरअसल पहले भी था ये वीरेंद्र बाबू का राज दरबार होटल में, लेकिन वो एक छोटा सा जगह था, वहाँ पे सभी कार्यकर्ता जो है के लिए सिटिंग अरेंजमेंट नहीं हो पाते थे, आम कार्यकर्ता नहीं पहुँच पाते थे। लेकिन अब जब अपना पार्टी का कार्यालय खुल गया है तो सभी कार्यकर्ता यहाँ पर आएंगे और ख़ास करके हम पार्टी के जो समर्थक भी हैं, जिनको मुश्किल का सामना करना पड़ता है, रोज़मर्रा का कार्य जिस तरह से प्रशासनिक पदाधिकारी के पास या किसी भी
ऑफिशियल लेवल का या फिर जनहित का कोई भी मामला हो, हम समझते हैं लोगों के लिए भी एक बेहतर अवसर है और वो अब आसान होता दिख रहा है। चूँकि यहाँ पे जिला अध्यक्ष बैठेंगे, नगर अध्यक्ष बैठेंगे, प्रखंड अध्यक्ष बैठेंगे, राष्ट्रीय कमेटी के लोग भी बैठेंगे और हम भी आपको बता दें कि हम भी समय निकाल कर हमेशा यहाँ पर बैठेंगे और ये सुविधा उपलब्ध कराई गई। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बता रहे थे, तो एक रजिस्टर भी रखा गया है, शिकायत पुस्तिका भी होगी, किन लोगों का समस्या सुना गया और उनका समाधान किया गया कि नहीं, समाधान हुआ कि नहीं, तो उसको सभी अपने-अपने स्तर से देखेंगे। तो ये एक बेहतर अवसर है जहानाबाद के लिए। ऐसी भी चर्चा है कि जहानाबाद से जो है हम पार्टी टिकट हम पार्टी को मिलेगा और यहाँ से जहानाबाद को मिलेगा। देखिए, अब टिकट का तो ये डिसाइड पार्टी करेगी। एनडीए के सभी पार्टी घटक दल करेंगे। उन सभी डेप्थ में हमको नहीं जाना है। हमको जाना है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के का कार्यालय का स्थापना हुआ। इस कार्यालय के माध्यम से जहानाबाद के लोगों को हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के समर्थकों को जो पार्टी कार्यकर्ता हैं उनके कार्यशैली को आसानी मिले और इसी को लेकर ये अवसर है और इसी को हमने बहुत बेहतर तरीके से आज किया। क्या समय-समय पर जनता दरबार भी यहाँ लगाया जाएगा? बिल्कुल लगेगा। आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये जनता दरबार जो जिससे जनता को समस्या सुनकर और समाधान करने का अवसर है, उस कार्यक्रम के बारे में आपका प्रश्न है तो वो भी होगा। थोड़ा आज ऑफिस खुला है, थोड़ा ये लगन का दिन बीतने दीजिए, ये भी आप देखेंगे और उस समय भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप ये चीज़ महसूस करेंगे।